हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी दुनिया के उस अनोखे और अजीबोगरीब स्कैम के बारे में है जिसके तार दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स से जुड़े थे। हालांकि था तो ये महज एक गेम जिसका इस्तेमाल मैकडॉनल्ड्स अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए करता था, मगर इसी गेम की आड़ में एक पुलिस ऑफिसर ने वो रास्ता निकाला जिससे वो एक बड़े लॉटरी स्कैम को अंजाम देने में कामयाब हो गया। इस पूरे स्कैम को इतने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया था कि जब तक मैकडॉनल्ड्स और बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस फॉर्मेट पर इस लॉटरी गेम की शुरुआत की गई थी उसकी शुरुआत सन 1930 में एक फीमेल एक्टिविस्ट ने की थी, मगर सन 1980 आते आते मैकडॉनल्ड ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसे कमाकर अपनी सेल्स बढ़ा सकें। मगर मैकडॉनल्ड के वहमो गुमान में भी यही नहीं था कि इस गेम में एक शख्स उन्हें ही मात देने वाला है जो आगे चलकर एक इतिहास बनने वाला है। तो आखिर कौन था इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड, कैसे उसने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया और क्या कभी पुलिस उस तक पहुंच पाई, ये आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है मार्च सन 2000 से, जब जैक्सनविले में मौजूद FBI के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है। इस कॉल पर जो शख्स था वो FBI एजेंट को बताता है कि मैकडोनल्ड के मोनोपोली गेम में धांधली चल रही है और उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये वो स्कैम था जिसमें क्रिमिनल्स का एक गैंग पिछले 10 सालों से इस गेम को मैनिपुलेट करके फ्रॉड कर रहा था और वो अब तक $24 मिलियन से भी ज़्यादा इस गेम में लूट चुके थे। इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए FBI ने लगभग 25 FBI एजेंट्स को इस केस पर लगाया और साथ ही साथ लगभग 20,000 फ़ोन नंबर्स को सर्विलेंस पर डाला ताकि वो स्टिंग ऑपरेशन को कामयाब बना सकें। मगर जब इस केस का खुलासा उनके सामने हुआ तब उन्हें पता चला कि इसमें माफिया और बड़े बड़े क्लब के ओनर्स भी शामिल हैं और इन सभी लोगों के तार एक ही शख्स से जाकर जुड़ते थे जिसका नाम था अंकल जेरी। अंकल जेरी इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था जो इस पूरे स्कैम से सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे कैसे रहा था। सन 1980 के दशक में मैकडोनल्ड ने एक मोनोपोली गेम लॉन्च किया जिसमें वो अपनी पैकेजिंग पर छोटे छोटे गेम पीसेस लगाकर कस्टमर्स को देते थे। इस पूरे स्कैम को दुनिया के सामने लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेफ मेशन नाम के एक शख्स का था जो एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। इस स्कैम के बारे में उसने सन 2018 में अपने न्यूज़पेपर में छापा और तब तक स्कैम में शामिल सभी क्रिमिनल्स को जेल गए लगभग 17 साल हो चुके थे। मगर चूंकि स्टोरी पूरी तरह वायरल हो गई और उसके पास स्टोरी के कॉपीराइट्स भी थे जिसे उसने $1 मिलियन में बेच डाला। बहरहाल अब सवाल ये आता है कि इस गेम को खेला कैसे जाता था और इसमें जीतने के चांसेस कितने थे। मैकडोनल्ड अपने यहाँ आने वाले हर कस्टमर को जिस पैकिंग में खाना देता था उसी पैकिंग के साइड में एक चिप टाइप का पीस लगा हुआ होता था जिस पर पुल टू प्ले लिखा होता था। इसका मतलब था कि उन्हें ये चिप टाइप का स्टैम्प निकाल कर अपने गेम बोर्ड में चिपकाना होता था और जब वो जीत के अमाउंट के बराबर स्टैम्प चिपका देते तो उन्हें ये गेम बोर्ड मैकडोनल्ड्स को भेजना होता था, जिसके बाद वो उन्हें उनका इनाम भेज देते। ये गेम मैकडोनल्ड्स साल में 2 बार चलाता था जिसमें खेलने वाला $1 मिलियन तक का कैश प्राइज जीत सकता था, मगर इस प्राइज को जीतने की पॉसिबिलिटी 2.5 करोड़ लोगों में महज एक थी। इस गेम की वजह से मैकडोनल्ड की सेल्स 40% तक बढ़ जाती जिसकी वजह से वो बेशुमार पैसे कमाते क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों में एक के जीतने का मतलब नामुमकिन ही था। बहरहाल अब आते हैं उस कॉल पर जो जैक्सनविले में FBI एजेंट को आया था और इस कॉल पर एक शख्स FBI एजेंट को बताता है कि जो 3 लोग मैकडोनल्ड मोनोपोली गेम में बड़ा अमाउंट जीते हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं जबकि उन तीनों के सरनेम अलग अलग हैं। चूँकि इस गेम के फॉर्मेट को इस तरह बनाया गया था कि इसमें जीतने के चांसेस ना के बराबर थे और फिर ऐसे में 3 लोग जीतते हैं जो आपस में कनेक्टेड थे, ये काफ़ी था FBI के समझने के लिए कि कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कॉल करने वाले शख्स ने FBI को यह भी बताया कि इन सब के पीछे अंकल जेरी नाम के एक शख्स का हाथ है जो इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड है। क्योंकि ये शख्स मशहूर तो अंकल जेरी के नाम से था, मगर इसका असली नाम जेरोम जैकबसन था जिसके बारे में FBI को बाद में पता चला। जेरी अमेरिका ट्रू क्राइम की दुनिया का एक जाना माना नाम था क्योंकि फ्लोरिडा में पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था और बचपन से ही उसका ये सपना था कि वो एक FBI एजेंट बने। बहरहाल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और पुलिस बनकर लॉ एनफोर्समेंट में काम करने लगा, मगर उसका पुलिस करियर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद उसे साइमन मार्केटिंग नाम की एक कंपनी में सिक्योरिटी की जॉब मिल गई और यहीं से जेरी की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है जिसमें उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मैकडोनल्ड्स को ठगा। क्योंकि जेरी अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल और बहुत डिसिप्लिन था जिसकी वजह से साइमन मार्केटिंग कंपनी में उसे प्रमोशन मिलता चला गया और अब वो एक पुलिस वाले की सैलरी से 6 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा था।
90 का दशक आते आते जेरी सिक्योरिटी का हेड बन चुका था और उस वक्त मैकडोनल्ड भी अपनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बाहर से ही आउटसोर्स करवाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने साइमन मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लिया था। यही वो वक्त था जब मैकडोनल्ड अपनी मोनोपोली गेम प्रमोशन की शुरुआत कर रही थी और साइमन मार्केटिंग एजेंसी को काम दिया गया था कि वो चिप स्टैम्प्स को मैकडोनल्ड्स की पैकेजिंग पर लगाएं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। एजेंसी ने इस पूरे प्रमोशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जेरी को दे दी थी, जिसमें उसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स और मशीन्स को सुपरवाइज करना होता था जहां ये स्टैम्प टोकन्स छापे जाते थे। जेरी इन मशीन्स के साथ साथ वहां के टेक्नीशियंस पर भी गहरी नज़र रखता था, जो इन स्टैम्प टोकन्स के पीछे विनिंग अमाउंट डालते थे और वो इन टोकन स्टैम्प्स को खुद अपने हाथों से ही काटता था। चूँकि जेरी पहले पुलिस में काम कर चुका था, इसीलिए वो सिक्योरिटी में आने वाले रूल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता था और इसीलिए वो टोकन बनाने वाले हर टेक्नीशियन के जूते तक चेक करता था कि कहीं कोई विनिंग अमाउंट का स्टैम्प टोकन अपने जूते के अंदर ना छुपा ले। जेरी इन सारे टोकन स्टैम्प्स की डिलीवरी भी अपनी देखरेख में ही करता था और वो इन स्टैम्प्स को पूरी सिक्योरिटी के साथ मैकडोनल्ड्स तक पहुंचा देता। इस पूरी डिलीवरी के दौरान एक सीक्रेट था जिसके बारे में सिर्फ जेरी ही जानता था और वो ये था कि विनिंग चिप्स के टोकन को वो उस बनियान के अंदर रखता था जिसे वो अपनी शर्ट के अंदर पहनता था। क्योंकि जेरी की बनियान के अंदर वो टोकन स्टैम्प होता था जिस पर जैकपॉट अमाउंट लिखा हुआ होता था और यही वजह थी कि वो इस पूरी डिलीवरी को बहुत खुफिया तरीके से करता था, क्योंकि ये वो सीक्रेट स्टैम्प टिकट था जो किसी को मिलियनेयर बना सकता था। साइमन मार्केटिंग एजेंसी को अब यह लगने लगा कि उन्हें जेरी से अच्छा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मिल ही नहीं सकता, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि अब जेरी ने खुद इन टोकन स्टैम्प्स को चुराना शुरू कर दिया था। हालांकि जेरी ने जो पहला टोकन चुराया था वो बहुत छोटे अमाउंट का था, क्योंकि वो अपने भाई मार्विन की मदद करना चाहता था और इस टोकन पर जो अमाउंट था वो था $25,000 और इस तरह मार्विन वो पहला शख्स बना जो इस मोनोपोली गेम को जीतने में कामयाब हुआ, मगर गलत तरीके से। ये एक ऐसा क्राइम था जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि इस गेम के ज़रिए मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था और इन्हीं कमाए हुए पैसों में से वो विनर को इनाम दे रहा था। इस पूरी चोरी को जेरी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करता था, जिसमें अगर कंप्यूटर विनिंग टोकन स्टैम्प के लिए कैनेडियन फैक्ट्री को सेलेक्ट करता तो जेरी उस कंप्यूटर पर फिर से प्रोग्राम रन कर देता ताकि कंप्यूटर यूएस की कोई लोकेशन सेलेक्ट करे। जेरी की स्ट्रिक की वजह से ये गेम पहली अमेरिकन्स के फेवर में आ गया था और तब वो फैसला करता है कि क्यों ना इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक दिन जेरी की अपने न्यूज़पेपर वाले से कुछ बात हो रही थी, जिसमें न्यूज़पेपर वाला उससे कहता है कि वो भी ये लॉटरी जीतना चाहता है, जिसके लिए जेरी राज़ी हो जाता है, मगर चूंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी सबूत उस तक पहुँचे, इसलिए वो न्यूज़पेपर वाले से कहता है कि वो अपने किसी दोस्त से इस गेम को खिलवाए और वो खुद सामने ना आए। बहरहाल वो एक विनिंग स्टैम्प टिकट अपने न्यूज़पेपर वाले को दे देता है और एक सुबह टीवी पर जब वो कुछ देख रहा था कि तभी एक ऐड आता है जिसमें मैकडोनल्ड अपने विनर का नाम अनाउंस कर रहा था और ये विनर कोई और नहीं उसका न्यूज़पेपर वाला ही था जो जीत का जश्न मना रहा था। और ये देख जेरी चौंक जाता है और फ़ौरन उस न्यूज़पेपर वाले को फ़ोन करता है। जेरी फ़ोन पर उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इस गेम को अपने दोस्त से खिलवाना और उसकी इस गलती की वजह से वो दोनों फंस सकते हैं। बहरहाल अपनी इस गलती के बाद जेरी फैसला कर लेता है कि अब आगे वो ऐसे लोगों को जितवाएगा जो उसके जान पहचान के ना हो, मगर अभी तक जो भी अमाउंट के चिप्स वो चुरा रहा था वो सभी छोटे अमाउंट के थे। और तभी एक दिन जेरी के हाथ गलती से एक पार्सल लग जाता है। यही वो पार्सल था जो जेरी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि इस पार्सल के अंदर वो एंटी टैंपर सील्स थी जो उस एनवेलप के ऊपर लगाई जाती थी जिसके अंदर ये विनिंग स्टैम्प टोकन होता था। अब जेरी एनवेलप के अंदर से भी स्टैम्प टिकट्स चुरा सकता था, जिसमें पहले वो उस पर लगी सील को हटाता और स्टैम्प टिकट निकाल लेता और फिर उस एनवेलप को दोबारा टेम्पर्ड सील लगाकर पैक कर देता। इस पूरे प्रोसेस में किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि स्टैम्प टिकट्स बदल दिए गए हैं, क्योंकि सील निकालकर उस पर सेम उसी तरह की नई सील लगा दी जाती और जेरी इस तरह बड़ी आसानी से अपने स्कैम को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान साइमन मार्केटिंग एक ऑडिटर हायर कर लेती है ताकि वो अपनी कंपनी में होने वाले ऑपरेशंस पर नज़र रख सकें, और चूंकि एक $multi-million का ऑपरेशन था जिसके लिए उनका चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी था। ये ऑडिटर एक औरत थी जो हर वक्त जेरी के साथ रहती थी और उस पर नज़र रखती थी, और यही वजह थी कि उन दोनों में हर वक्त बहसबाजी और तनाव रहने लगा। चूँकि इस ऑडिटर का काम कंपनी के पैसे बचाना भी था, इसीलिए जेरी जब भी कंपनी के खर्चे पर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता वो उसे इकोनॉमी में ट्रैवल करने को कहती, और कभी कभी तो जेरी शराब पीकर उसे धमकाता कि वो एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है और वो उसके रास्ते में ना आए।
जेरी को एयरलाइन पॉइंट्स कलेक्ट करने का भी काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में मौजूद मैकडोनल्ड की फैक्ट्रीज जाता और इस दौरान ये ऑडिटर हमेशा उसके साथ रहती और उस पर नज़र रखती ताकि जब वो विनिंग टिकट्स फैक्ट्रीज में दे तब किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। चूँकि ये विनिंग स्टैम्प टिकट्स जेरी की शर्ट के अंदर बनियान में छुपे होते थे और ऑडिटर भी उसे एक लिमिट तक ही फॉलो कर सकती थी, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह थी जहां ऑडिटर उसे फॉलो नहीं कर सकती थी और इसी वॉशरूम के अंदर असली खेल होता था। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद जेरी सबसे पहले उस एनवेलप को बाहर निकालता जो उसकी बनियान के अंदर रखा होता और फिर उस एनवेलप पर लगी सील को हटा देता। सील हटाने के बाद वो विनिंग स्टैम्प टिकट्स उसमें से निकालता और फिर रेगुलर स्टैम्प टिकट उसमें डालकर उस पर वो एंटी टैंपर सील लगा देता जो उसे गलती से बॉक्स में रिसीव हुई थी। ये करने के बाद वो वॉशरूम से ऐसे बाहर निकलता जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ऑडिटर को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। अब इसे जेरी की अच्छी किस्मत कहें या कुछ और कि अगर गलती से उसे टेम्पर सील्स ना रिसीव हुई होती और ये ऑडिटर औरत ना होती तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता, मगर चूंकि उसने इस पूरे मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जिसकी वजह से वो एक आरामदेह और अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा था। इस कैम्प से जेरी उस वक्त एक साल में लगभग $70,000 कमा रहा था, जो आज के हिसाब से $1,70,000 यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। जेरी के साथ एक बात और जुड़ी थी और वो ये थी कि वो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में मानता था, जिसकी वजह से उस वक्त वो फॉर्च्यून टेलर से मिलने लगा ताकि वो ये जान सके कि इस स्कैम से और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो किन मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे पैसे कमा सकता है। क्योंकि जेरी के पास अब इन विनिंग स्टैम्प चिप्स का पूरा एक्सेस आ चुका था, मगर वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उसके लिए खेल सकें और जीत की रकम को वो आपस में बांट सकें। मिसाल के तौर पर उसके न्यूज़पेपर वाले ने ही जेरी को एक शख्स से मिलवाया था जिसने $15,000 के स्टैम्प टिकट के लिए जेरी को $5,000 दिए थे और स्टैम्प टिकट का अमाउंट जितना ज़्यादा होता यह अमाउंट भी उतना ही बढ़ता चला जाता। क्योंकि जेरी अपने और इस गेम को जीतने वालों के बीच दूरी बनाकर रखता था, मगर साथ ही साथ वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो इस गेम को इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जा सके और इसी दौरान एक दिन एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था हेनरी कोलंबो। ये दोनों एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में अपनी अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे थे और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। हेनरी एक लंबा चौड़ा इटालियन अमेरिकन था जो जेरी को बताता है कि वो कोलंबो क्राइम फैमिली का हिस्सा रह चुका है। जेरी हेनरी कोलंबो की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हो गया था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल किसी माफिया की तरह थी और हेनरी ने जेरी को ये भी बताया कि उसका जन्म इटली के सिसिली में हुआ, जिसके बाद वो लोग ब्रुकलिन आ गए और आज वहीं उसके कई अंडरग्राउंड कसिनोज हैं। ये सुनते ही जेरी के दिमाग की घंटी बजने लगती है और उसे ये समझ आ गया था कि हेनरी ही वो शख्स है जो उसे बड़ी तादाद में लोग लाकर दे सकता है जो मैकडोनल्ड मोनोपोली गेम खेलेंगे और वो उन्हें ये विनिंग स्टैम्प टिकट्स बेचेगा। हेनरी का साउथ कैरोलिना में एक स्ट्रिप क्लब भी था जिसे वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल करता था और यहीं उसकी बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ मीटिंग्स हुआ करती थी। बहरहाल जेरी हेनरी की इस बात से बहुत प्रभावित था कि वो कुछ अलग तरह से सोचता था और जेरी को ज़्यादा देर नहीं लगी हेनरी को इस स्कैम में शामिल करने में। जेरी वहीं बैठे बैठे अपनी जेब से एक विनिंग स्टैम्प टिकट निकालता है जिस पर एक डॉज वाइपर कार बनी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि इस विनिंग स्टैम्प के जरिए कार जीती जा सकती थी और ये देख हेनरी हक्का बक्का रह जाता है। महज कुछ ही दिनों बाद हेनरी इस मैकडोनल्ड मोनोपोली गेम में हिस्सा लेता है और वो एक डॉज वाइपर कार जीतने में कामयाब हो चुका था। इस जीत के बाद अब हेनरी अलग अलग लोगों से ये गेम खिलवा रहा था और इसमें होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा जेरी को जा रहा था, जिसका साफ मतलब था कि जेरी और हेनरी मिलकर एक दूसरे को अमीर बना रहे थे। इसी दौरान हेनरी ने अपने फादर इन लॉ को $5 लाख भी जितवाए और इस पूरे गेम में हेनरी और जेरी ने $1-1 लाख तक कमाए, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और जेरी और हेनरी को लगने लगा कि अब उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चूँकि हेनरी कोलंबो पहले से ही एक माफिया था और अब वो जेरी के साथ मिलकर इस फ्रॉड को भी अंजाम दे रहा था और इस बात की खबर लगते ही हेनरी की बीवी को लगने लगा कि अब वो किसी माफिया की बीवी बनकर नहीं रह पाएगी। ये बात अब दिन रात उसके दिमाग में घूम रही थी और इसी बात को लेकर उसका और हेनरी के बीच तब झगड़ा हो जाता है जब वो कार में कहीं जा रहे थे और इसी दौरान एक ट्रक आकर उनकी कार को उड़ा देता है। ये एक बहुत भयानक एक्सीडेंट था जिसमें कार एक कंक्रीट की दीवार से जाकर टकरा गई और हेनरी की बीवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेनरी को फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मगर कुछ ही दिन बाद उसने भी दम तोड़ दिया।
हेनरी के बिना जेरी अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था, क्योंकि वही उसके लिए लोग लेकर आता था जो मैकडोनल्ड मोनोपोली गेम खेलते थे। और साथ ही साथ जेरी इस बात से भी बेखबर था कि अब एफबीआई ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी है। इस बात का जवाब अभी भी सामने नहीं आया था कि आखिर एफबीआई को कॉल किया किसने था, क्योंकि एफबीआई का मानना था कि उन्हें शायद ऐसे शख्स ने कॉल किया होगा जो इन जीतने वालों की कामयाबी से जलता हो। और चूंकि ये सभी विनर्स रातों रात अमीर हो गए थे, इसीलिए इनके दुश्मन भी कई लोग बन गए थे। एक थ्योरी ये भी थी कि जीतने वाले किसी विनर ने शराब के नशे में सारी बातें बोल दी हों और यहीं से सुनकर किसी शख्स ने एफबीआई को कॉल कर दिया हो। बहरहाल हेनरी के जाने के बाद जेरी एक नए शख्स को इस गेम प्लान में शामिल करता है, जिसका नाम था एंड्रयू ग्लॉम। ग्लॉम जेल से भागा हुआ एक कैदी था जो कई किलो कोकेन स्मगल करने के इल्ज़ाम में जेल गया था, और अब वो जेरी के साथ मिलकर विनिंग स्टैम्प टिकट्स उन लोगों को बेच रहा था जो उसके साथ ड्रग स्मगलिंग बिजनेस में शामिल थे। जेरी ने अपने साथ एक और शख्स को शामिल कर लिया जिसका नाम था ड्वाइट बेकर, और ये शख्स उसे चर्च में मिला था जिसके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ड्वाइट प्रॉपर्टीज़ खरीदने बेचने का काम करता था और उसका ये सपना था कि वो अपने लिए गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिजॉर्ट बनवाए, मगर उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और यहीं उसकी मुलाकात जेरी से होती है। जेरी से मुलाकात के बाद उसे लगने लगता है कि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मगर इस बार उनसे कुछ गलतियां हो गई जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहरहाल अब आते हैं मार्च सन 2000 में, जब एफबीआई को कॉल पर अंकल जेरी के नाम के बारे में पता चला था, मगर इस वक्त तक एफबीआई को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह शख्स कौन हो सकता है। एफबीआई को शक था कि जेरी मैकडोनल्ड्स का कोई एम्प्लॉय है या ये नाम सही है भी या नहीं, इस बारे में वो बहुत कशमकश में पड़ गए थे। अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए अब एफबीआई मैकडोनल्ड से कांटेक्ट करती है, जिसके जवाब में मैकडोनल्ड एफबीआई को उन सारे विनर्स के नाम बता देती है जिन्होंने ये मोनोपोली गेम जीता था। जेरी के बारे में पता करने के लिए एफबीआई अब हर विनर के कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनकी डिटेल्स को खंगालना शुरू करती है, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि जीत के वक्त वो किसके कॉन्टैक्ट में थे। चूँकि ये सभी विनर्स अलग अलग थे जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक कॉमन नंबर सामने आया और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि जेरी का था। अब एफबीआई को ये तो पता था कि उनके हाथ इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड लग चुका है, मगर उन्हें एक प्रूफ की ज़रूरत थी जिसे वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। एफबीआई एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग की तलाश में थी जिसमें जेरी और मोनोपोली गेम विनर के बीच बातचीत हो रही हो, जिससे जेरी का स्कैम सामने आ जाए और कोर्ट भी सबूत को नकार ना पाए। अब एफबीआई अपनी चाल चलते हुए मैकडोनल्ड से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक और मोनोपोली गेम का ऐलान कर दें ताकि वो जेरी को रंगे हाथों पकड़ सकें। ये मैकडोनल्ड के लिए एक रेप्यूटेशनल रिस्क था, क्योंकि अगर वो फिर से गेम अनाउंस करते तो लोगों को यही लगता कि गेम में किसी तरह का फ्रॉड हुआ है और इससे उनका नाम ख़राब होता। मगर मैकडोनल्ड खुद ये जानना चाहती थी कि उनके साथ फ्रॉड करके लाखों डॉलर किसने चुराए हैं, और इसीलिए वो फिर से मोनोपोली गेम अनाउंस कर देते हैं। इस बार गेम को अनाउंस करते हुए मैकडोनल्ड 2 बड़े जैकपॉट प्राइज़ रखते हैं, जिसमें 2 विनर्स जीत सकते थे और उन दोनों को $1-1 मिलियन इनाम के तौर पर मिलते। गेम अनाउंस होने के बाद एफबीआई जेरी और उसके नेटवर्क पर बहुत बारीकी से नज़र रखना शुरू करते हैं और वो बस इसी इंतज़ार में थे कि इस गेम प्राइस का विनर उनके सामने आ जाए। चूँकि एफबीआई जेरी और ड्वाइट बेकर के फ़ोन कॉल्स ट्रेस कर रही थी, और इसी दौरान एक कॉल रिकॉर्डिंग में उन्हें ड्वाइट बेकर किसी से ये कहते हुए सुनाई देता है कि वो विनिंग प्राइस टिकट टेक्सास में किसी शख्स को बेचने वाला है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका साला था जो कुछ दिन बाद इस प्राइस मनी को क्लेम करने वाला था। दूसरे विनर का नाम था माइकल हूवर, जिसे एंड्रयू ग्लॉम लेकर आया था, और चूंकि माइकल एक कसिनो में पिट बॉस हुआ करता था, मगर नौकरी जाने के बाद वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था और इसीलिए वो भी इस फ्रॉड ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहरहाल गेम प्राइस जीतते ही माइकल मैकडोनल्ड की हॉटलाइन पर कॉल करके बताता है कि उसे $1 मिलियन का विनिंग टिकट मिला है, मगर वो इस बात से बेखबर था कि एफबीआई इस कॉल को ट्रेस कर रही है और उसकी सारी बातें कॉल पर रिकॉर्ड हो रही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग सुनते ही एफबीआई और मैकडोनल्ड्स के कुछ ऑफिसर माइकल के घर जाने का फैसला करते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाते ही माइकल दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि 2 लोग उसके सामने एक बहुत बड़ा चेक लिए खड़े हैं जिस पर $1 मिलियन का विनिंग प्राइज़ लिखा था, और साथ ही साथ एक टीम और थी जो उसके सेलिब्रेशन की वीडियो बनाने के लिए खड़ी थी, मगर वो इस बात से बेखबर था कि ये सभी एफबीआई ऑफिसर्स हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। बहरहाल शुरुआत होती है माइकल के टीवी इंटरव्यू से, जिसमें वो झूठी कहानी सुनाते हुए बताता है कि उसे विनिंग टिकट कैसे मिला, कैसे उसने एक मैगजीन खरीदी और ये टिकट उसी के अंदर निकला।
कैमरे के पीछे खड़े सभी लोग FBI अंडरकवर एजेंट थे और वो बड़े ध्यान से माइकल की बातों को सुन रहे थे। जिसके बाद वो माइकल को चेक देते हैं और जब उनके पास सारे सबूत इकट्ठा हो गए तब वो माइकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। माइकल की गिरफ्तारी के बाद जब वो उससे पूछताछ करते हैं तब वो इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद अंकल जेरी को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद FBI ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन में लगभग 50 लोग शामिल थे और 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार वो लोग मैकडॉनल्ड्स को लूट चुके थे। जेरी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने 60 से भी ज़्यादा विनिंग स्टैम्प टिकट्स चुराए, जिसे सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। इस स्कैम की खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और चूंकि लाखों लोगों ने इस गेम में हिस्सा लिया था, इसीलिए वो सब खुद को ठगा महसूस कर रहे थे और ये केस एक नेशनल केस बन गया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बर्गर किंग ने भी मैकडॉनल्ड पर यह कहते हुए केस फाइल कर दिया कि मैकडॉनल्ड ने फेक एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर अपने बिजनेस का प्रमोशन किया है और कई लाखों डॉलर कमाए हैं। बहरहाल कोर्ट में इस केस का ट्रायल 10 सितंबर सन 2001 को शुरू हुआ, मगर इसके अगले ही दिन अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका का ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और अब अमेरिका के पास मैकडॉनल्ड फ्रॉड केस से बड़ी और कई परेशानियां थीं जिसका उन्हें सामना करना था। कोर्ट ने स्कैम में शामिल अंकल जेरी और सभी 50 लोगों को दोषी ठहराते हुए फाइन लगाया और सज़ा सुनाई, जिसमें अंकल जेरी को सबसे ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने जेरी को सज़ा तो 3 साल की ही सुनाई, मगर उस पर $12 मिलियन का जुर्माना लगाया, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। इस स्कैम के बाद साइमन मार्केटिंग कंपनी ने अपने सैकड़ों एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, क्योंकि वो इस बात से बहुत अपसेट थे कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और अब वो नए सिरे से पूरी नई टीम हायर करने का फैसला करते हैं। ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने करियर की शुरुआत एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर की, मगर उसके लालच और बदलती नीयत ने उसे एक ऐसे स्कैम का मास्टरमाइंड बनाया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी को ठगा। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हुआ, जो जाहिर सी बात है अमेरिकन टैक्स पेयर की जेब से आया और कई लोगों की गलती ना होते हुए भी उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जेरी की महज 3 साल की सज़ा एक तमाचा थी मैकडॉनल्ड और US सिटीजन्स के गाल पर, और अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वो जॉर्जिया में सेटल हो गया, जहां एक आलीशान घर में वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। हालांकि $12 मिलियन उसे अभी भी चुकाने हैं, मगर इस रकम को $3,70,000 की EMI में वो धीरे धीरे कोर्ट को देता रहेगा। और उसके जानने वालों का ये भी कहना था कि उसने कुछ $1 मिलियन छुपा रखे हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।